नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है, जिसमें सभी सेक्टर्स के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें थीं और अब बजट पेश कर दिया गया है। बजट को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इस बजट को चुनावी साल का बजट भी कहा जा रहा था, क्योंकि अब बजट में किसानों के लिए कई ऐलान हैं, तो फिर इससे सीधे यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी होगी, जिसके लिए किसान के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि ऑर्गेनिक खेती को और खासकर गंगा नदी के किनारे इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट के ऐलान के साथ ही कपड़ा और चमड़ा भी सस्ता हुआ है। इससे कानपुर और वाराणसी में व्यापारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस बजट भाषण में एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्ग में इसको लेकर के नाराजगी है। अब सरकार जहां इस बजट को भविष्य का बजट बता रही है, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बजट ने सभी वर्ग को निराश किया है। तो विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में ना तो युवाओं के लिए कुछ है, ना ही किसानों के लिए है, ना ही व्यापारियों के लिए है। तो अब इस बजट को लेकर के चुनावी राज्यों में और खासतौर से यूपी के अंदर इसको लेकर के बहुत चर्चा है। आज हम भी इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि यूपी को इस बजट से आखिर क्या मिला है, क्या इस बजट से यूपी में बीजेपी को चुनाव में कुछ फायदा होगा, और इस बजट को उत्तर प्रदेश के लिहाज से किस प्रकार से देखा जाए, इस पर सवाल तो बनता है। तो बजट को लेकर के पक्ष और विपक्ष की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है, और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। This is a budget which seems to be pushing the mirage of अच्छे दिन even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। बहुत तो सभी की प्रतिक्रियाओं को आपने सुन लिया है और आपने सुना कि किस तरह से इसको लेकर के जो तमाम सवाल हैं वो खड़े किए गए हैं, लेकिन अब इस बजट से उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, ये उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इसी पर सवाल तो बनता है कि शुरुआत करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवाते हैं। सवित मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। सवित मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। अजय सिंघल जी, आपका भी स्वागत। अभिषेक राय जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक राय जी, आपका स्वागत है। कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। कुलभूषण जी, आपका भी स्वागत। और प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत उमराव जी, आपका भी स्वागत है।
अजय जी, सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में जरा एक बार समझाएं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं, लोग अपनी अपनी तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी ये जानना चाह रहा है कि इस बजट से उसको क्या मिला है। थोड़ा आसान भाषा में अगर आप समझा पाएं इस बार के बजट को कैसे देखा जाए। देखिए, इस बार का जो बजट है वो काफी बैलेंसिंग बजट बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों से हम पेंडेमिक में जूझ रहे हैं और किसी भी देश के पास जो उनकी अपनी कैपिटल है, अपने रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट तरीके से यूज किया जाए। तो जैसे कि किसानों की डिमांड थी, एमएसपी की थी, उस पर भी काफी पैसा दिया है, ग्रोथ के लिए पैसा दिया हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया हुआ है, और उसके बावजूद भी कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। और जहां जरूरत पड़ी है कहीं ना कहीं टैक्स को थोड़ा सा कम किया गया है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आज हम एक इन्फ्लेशन के साथ भी जूझ रहे हैं, और वो इन्फ्लेशन जो है वो अपना यहाँ का लोकल इन्फ्लेशन नहीं है, वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन चल रहा है। खासतौर से पेंडेमिक के बाद जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा डिस्टर्ब हुआ है, कहीं से सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई की प्रोडक्शन कम है, तो उसकी वजह से भी एक प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, वर्ल्ड ओवर बढ़ा है। तो उसकी वजह से एक कोशिश की गई है, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कोशिश की है कि एक अपने जनता के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाए, उन सबको ध्यान रखते हुए, और जो भी हमारे डेवलपमेंट को लेकर के उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए काफी बैलेंसिंग बजट बनाया है। और इस बजट का सबसे बड़ा मापदंड ये होता है कि बजट कैसा है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी पर और खासतौर से शेयर मार्केट पर। आज शेयर मार्केट ने बजट को पूरी तरह से थम्सअप दिया है, और कहीं ना कहीं अपना जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या बीएससी सेंसेक्स है, कहीं ना कहीं ये 1.5 से 2% के बीच में बढ़ा है। सो दैट इज द थम्स अप टू द मार्केट बाय द मार्केट। लेकिन सिंगल जी, एक चीज मैं जरूर यहाँ पे समझना चाहूंगा, क्योंकि किसान नेता भी हमारे साथ हैं, किसानों की थोड़ी बात करते हैं। आपने कहा कि किसानों के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान है, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट हमको तुरंत दिखना चाहिए, क्योंकि विजनरी तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, वो कब होगा इसका इंतजार लोगों को बहुत लंबा करना पड़ता है, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा इसको लेकर के आशंकाएं हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट तुरंत उनको तत्काल कोई राहत मिलती हुई तो इस बजट में एक तरीके से आम आदमी के तौर पर अगर समझना चाहें तो नजर आती नहीं है। इसको कैसे समझाएंगे आप अजय जी? देखिए, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ट्रांसफर करती हुई आ रही है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेंगे। कहीं पर भी उन्होंने उस एलोकेशन को, उस बजट को कहीं कम नहीं किया है, बल्कि कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ी है वहां उसको बढ़ाया है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई बजट के इमीडिएटली बजट के बाद किसानों को या किसी भी समूह को कोई एक डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट अलग से देने वाली है। तो ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखा है, और आज भी मेरे बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो गवर्नमेंट, हाँ, जो उनकी बेनिफिट जो चल रही है, खासतौर से पेंडेमिक के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, शायद वो अदर के माध्यम से गवर्नमेंट देना चाहेगी, बट नॉट चलिए ठीक है। सवित मलिक जी, मैं आपका रुख करूंगा। सवित मलिक जी, चूंकि आप किसान हैं और आज अभी यहां पर चूंकि अजय सिंघल जी भी कह रहे हैं कि भाई बैलेंस करके इस बजट को पेश किया गया, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उन्होंने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया है, आपको क्या लग रहा है, क्या मिला है किसान को बजट से? इसके बजट के 2 पहलू हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। ये बजट टोटल उद्योगपतियों के लिए है, और किसान और मजदूर के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए बजट बिल्कुल भी नहीं है। उद्योगपतियों के, जब मोदी जी की सरकार आई, उद्योगपति 28% टैक्स देता था, जिसको घटाते घटाते इस बार 15% पे सरकार लेकर आ गई है। और हम और आप जीएसटी के माध्यम से 18 से 28% टैक्स देते हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे, कह सकते हैं आप। नहीं, मैं इसे यहाँ पे एक बात कहना था, कोई टैक्स कम नहीं किया है गवर्नमेंट ने, केवल जो उद्योगपतियों का 18 से 15% किया है, 18 से 15% किया है। सरचार्ज जो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सरचार्ज था, जो डिसबैलेंस था, उसको करेक्ट किया है, और कोई भी टैक्स में कोई कमी नहीं की है। आप जब मोदी जी की सरकार आई 28% उद्योगपति टैक्स देते थे, अभी पिछले साल तक 18 देते थे, इस वर्ष 15% कर दिया है। और हम और आप जैसे जो कंज्यूमर हैं वो 18 से 28% देते हैं। किसान को क्या दिया है? किसान का इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद, इतनी सारी मांगों के बाद एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं की, कोई उस पर विचार नहीं किया,
और ये कह रहे एमएसपी के लिए हमने बजट किया है। आप ये बताइए किस फसल को कितना खरीदेंगे, कहां खरीदेंगे, क्या करेंगे? आप तो पहले से कह रहे कि हमने इतने करोड़ खरीदा, इतने आंकड़ेबाजी का खेल तो पहले से करते हो। क्या मिलेगा उससे? आप अब भी खरीद रहे थे। हमारा गेहूं 2000 का रेट है, बिकता 1400 रुपए में है। धान का रेट 1885 रुपए है, बिकता कितने में है? 1000 रुपए में। दूसरा, खेती किसानी से संबंधित बजट % कम किया है। 4.2% था, अब 3.84% हो गया है, घटाया है। ग्रामीण विकास और मनरेगा का बजट 5.86 था, 5.24 कर दिया है, घटाया है। शिक्षा का बजट कम किया है। क्या दिया है आपने लोगों की? किसान के तो आपने और छीन लिया है। अरे एनसीईआरटी के आंकड़े हैं कि 2019 और 20 में 18% किसानों ने अधिक आत्महत्याएं की हैं। हम लोग 35 से 40% माइनस की खेती पिछले 2-3 सालों में पहुंच गए हैं। और आप तो पिछले 5 साल से कह रहे थे कि हम तो किसान की आय दुगनी करेंगे। अब के कहां गई वो दुगनी आय? अब के जब 22 आया तो आप वो दुगनी आय भूल गए। क्या दिया है आपने? तो छीनने का काम किया है। गन्ना किसानों के लिए क्या आपने दिया है? उनका पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हो पा रहा अभी तक। चलिए प्रशांत तुमराव जी, टोटल बजट उद्योगपतियों का बजट है और किसान और मजदूर प्रशांत तुमराव जी, उद्योगपतियों का ये बजट है, किसानों को कुछ नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं मिला और इसलिए सबके साथ छीन लिया गया। ये सबित मलिक जी कह रहे हैं। मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं प्रशांत तुमराव जी। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश के लिए बजट में जो विशेष प्रावधान किए गए, अगर 1 मिनट मुझे समय दें बोलने के लिए, तो मैं उसमें बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में कर हस्तांतरण जो राज्य के लिए होता है 1,46,000 करोड़ रुपए लगभग। उत्तर प्रदेश की चर्चा वो केंद्र में बजट पेश हुआ है, आज उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। केंद्र की बताइए, क्यों आपने किसानों का हक छीना है? क्यों शिक्षा का अधिकार छीना है? क्यों मनरेगा का पैसा आपने छीन लिया है? चलिए सबित मलिक जी, आप सुन लीजिए, आप सुनिए प्रशांत तुमराव जी। देखिए, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का चैनल है, उत्तर प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने इस बजट से क्या लाभ मिला उसमें मैं बताना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहें तो मत, नहीं तो सुन लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो जो कर हस्तांतरण है, राज्य को 1,46,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वित्त आयोग जो अनुदान है वो 15,000 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,900 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे का प्रावधान है। जल जीवन मिशन में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो विस्तार 25,000 करोड़ होना है, उसके अंतर्गत जो लगभग 16,000 करोड़ की राशि उत्तर प्रदेश को प्रदान की जानी है। उसमें जो कई सारी जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कानपुर लखनऊ के बीच जो एक्सप्रेसवे बनना है 63 किलोमीटर का, बनारस कोलकाता के बीच पे एक्सप्रेसवे 642 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बनना है। गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कुल लंबाई 520 किलोमीटर वो बनना है। सोनौली और गोरखपुर के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क मार्ग है वो 80 किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश में इंफ्रा प्रोजेक्ट बनने हैं। और इसकी कुल अनुमानित जो लागत है वो 16,000 करोड़ रुपए ये उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के काम होने हैं। इसके अलावा 44,000 करोड़ रुपए से केन बेतवा जो नदी है उनको जोड़ने की परियोजना की जाएगी और उससे लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल का पानी मिलेगा और कृषि और खेती किसानी के लोगों को भी उससे लाभ मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 6,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई उत्तर प्रदेश के लिए। जल संसाधन और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 957 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 2022-23 में 80 लाख आवास बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में 2022-23 में। और उसका मैक्सिमम जो लाभ है उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। चलिए प्रशांत जी, अब आप ये योजनाएं गिनाएंगे तो यहां से सवाल बराबर उठते रहेंगे। मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूं, किसान के लिए विशेष क्या है इस बजट के अंदर? नौजवान के लिए विशेष क्या है इस बजट के अंदर? कैसे राहत मिलेगी? उत्तर प्रदेश वासियों को कैसे मिलेगी? ये योजनाएं बताने से तो नहीं होगा ना, क्या है इसके अंदर, बजट के अंदर, ये समझाइए। किसान तो कह रहा है कि उसकी एमएसपी की आपने बात ही नहीं करी है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। जो ये बजट जो है लोक लुभावन चुनाव को दृष्टि में ध्यान में रख करके नहीं किया गया है। ये देश को मजबूत करने के लिए इंफ्रा को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो कोविड काल में जो हमारी छोटी इंडस्ट्री जो कमजोर हो गई, कई सारी बंद होने की कगार पर थी, उनके लिए 5 लाख करोड़ का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है ताकि वहां से नौकरियां लोगों की न जाए और मैक्सिमम हम 60 लाख लोगों
आत्मनिर्भर योजना में और एमएसएमई में पिछले वाले 2 करोड़ दे दी क्या? टोटल इस तरह कुल 76 लाख नौकरियां देने का प्रावधान किया गया है। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तिलहनों के उत्पादन की दिशा में सरकार काम करेगी और एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। और जो सबसे मुख्य बात है कि जो हमारी टोटल लैंड है देश की, उसको डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। जो टोटल लैंड भारत की है वो उसको डिजिटलाइज किया जाए, ताकि जो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं कई सारे, उसको समाप्त किया जा सके। हर घर नल के योजना के तहत अभी तक 5.5 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। और इस बजट में 3.8 करोड़ लोगों घरों में और अधिक टैप वाटर। चलिए ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जी आपका रिएक्शन। आयुष भाई देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आपने देखा इन्होंने कागजी बातें पढ़ के बता दी सारी बातें कि ये क्या करना चाहते हैं, पर धरातल पे उतरा क्या। इन्होंने कोरोना काल में 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया था, क्या हुआ उसका हिसाब दे पाएंगे? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा आया था, उसका हिसाब ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आज किसान परेशान है। मैं एक लेमैन की तरह बात करता हूँ, आज मैं आम जनता बन के बात करता हूँ। मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ और बहुत सीधी सी बात करता हूँ। अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैं वहां पे भी टैक्स देता हूँ, और अगर मैं आरटीओ का रोड टैक्स भी जमा करता हूँ, टीडीएस भी जमा करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं इनकम टैक्स भी जमा करता हूँ, जिससे ये रोड 25,000 किलोमीटर की रोड बनाने वाले हैं। वो इंफ्रा कंपनियों का पैसा है जो सालों साल वसूलते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या, मैं टोल प्लाजा पे जाऊंगा तो भी मेरे से टैक्स लिया जाएगा, मैं डीजल भरवाऊंगा, पेट्रोल भरवाऊंगा तो भी मेरे से टैक्स लिया जाएगा। ये मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, वो सवाल पूछ रही है। अब आते हैं किसानों की बात पे। सबसे महंगी बिजली उसको मिल रही। उत्तर प्रदेश की बात, अब ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, ये नेशनल पे कमेंट नहीं कर सकते, पर मैं इनसे सवाल पूछ सकता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जरूर ये सवाल पूछ सकता हूं। सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में। खाद के दाम दुगने हो गए, जो 700 किसान शहीद हो गए उनके ऊपर ये सरकार बात नहीं करती। आज महंगाई क्या, आज उन्होंने सरसों के तेल पे कुछ काम किया जो आम आदमी के जरूरत में आने वाली चीजें हैं। इन्होंने क्या सस्ता किया, हीरा। कौन हीरा खरीदेगा साहब? मैं खरीद पाऊंगा? समित मलिक साहब खरीद पाएंगे कि हमारे प्रशांत उमराकर जी खरीद पाएंगे? ये पर्सनल चीजें हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है? उसे अनाज चाहिए, उसे रोटी चाहिए। कहते हैं 15 करोड़ को ये राशन देना। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन कहता है 15 करोड़ वोटर हैं, आइए 15 करोड़ को राशन दे रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय को भी मिल गया, संबित भाई को भी मिल गया, अजय संगल जी को मिल गया, कुलभूषण भाई को भी मिल गया, और हो सकता है आयुष जी आपको भी मिल गया हो। तो ये कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करते थे, आज इनकी सरकार कहती है हमने 16 लाख दिए और 60 लाख पे आ गए। कैसे विश्वास कर लें, कैसे विश्वास कर लें? ये महंगाई 2014 में कहते थे डायन होती है, आज उस पर बात नहीं करते। ये 2013 में इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते थे, मंच से अमित शाह जी कहते थे 15 लाख खातों में आएंगे, वो चुनावी जुमला हो गया साहब। ये कहते थे रुपया जो है आईसीयू में है, आज रुपए की स्थिति क्या है 2014 से कंपेयर कर लीजिए। आप आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं कहता हूं स्टैटिस्टिक्स ऑफ जो उन्होंने जारी किया है इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें पता चलता है उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी कम हो गई। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश पे फोकस करके बात कर रहा हूं इनसे। साहब जनता कहते हैं ना, उसे क्या चाहिए साहब? हमें थाली में खाना दे दो, अनाज दे दो। हम 10 रुपए में समाजवादी किचन से थाली देने जा रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। इन्होंने सिर्फ जुमला दिया है, हम वो चीज साबित करके दिखाएंगे। हम 300 यूनिट बिजली सरकार फ्री देने जा रहे हैं। जनता को इस चीज से क्या मतलब? इतनी बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने कर दी और किया कुछ नहीं। मैंने बोला ना, इन्होंने घोषणाएं करी थी। क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का? क्या हुआ जो आर्थिक पैकेज आया था जो कोरोना काल में, उसका किसने उपयोग किया? क्या आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा सरकार ने इस बजट में एलोकेट किया है? देश की सुरक्षा की बात नहीं करूंगा, उसके लिए जितना बजट जारी कर दिया जाए उतना कम है। मैं हमेशा इस बात के लिए हूं, हमारी सेनाएं शत्रु नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रहरी हैं बेचारे दिन रात 24 घंटे
वहां पे काम करते हैं। जितना बजट उनके लिए दे दिया है मैं हमेशा से कमी मानता हूं, कोई भी सरकार दे, इससे कोई मतलब नहीं आयुष भाई। बिल्कुल। लेकिन आपने देश की जनता को ठगा है और वो ठगा महसूस कर रहा है। वो मध्यम वर्ग, आपने इनकम टैक्स स्लैब में उनको कहीं रिबेट दी, कहीं उन्हें राहत दी। आज लाल टोपी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। अरे साहब, जब घर में जा रहे हैं आपके भाजपा के लोग तो पूछ रहे हैं ये लाल सिलेंडर का क्या करें, इसको सजा के रख दे म्यूजियम में, भरवाने की औकात नहीं रह गई हम लोग की, इतनी महंगाई बढ़ गई है। सरसों के तेल की बात नहीं करेंगे, गेहूं की बात नहीं। संबित मलिक साहब ने अभी सही कहा कि एमएसपी जरूर दे दी, एमएसपी पे बात नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा एमएसपी स्टैंडिंग काउंसिल में भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों की आय दुगनी कर रहे थे। अभी ये कहते हैं हम गंगा बेसिन पे काम करेंगे, हम रसायन पे उसपे कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करेंगे। साहब कौन करेगा? आपके उद्योगपति मित्र करेंगे या वो गरीब किसान करेंगे? वो लैंड तो आप उनको दे चुके हो। कहां गंगा साफ हो गई? जब लाशें बह रही थी गंगा में तब कहां थे आप? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो आप? आपने देश को सुदृढ़ करने का कितना काम किया? चलिए अभिषेक जी, कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि जुमले हैं, इससे कुछ मिला नहीं है। मैं इसका जवाब एक बार फिर से प्रशांत जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले कुलभूषण जी आपके पास आता हूं। एक रिएक्शन चाहता हूं इस बजट को लेकर के आपका। आयुष जी, इस बजट को लेकर एक ही रिएक्शन है कि यह पूरी तरह से जुमलेबाजी का बजट है। जुमलेबाजी का बजट इसलिए कह रहा हूं कि बजट 1 साल के लिए पेश होता है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट 25 साल के लिए पेश हो रहा है। 25 साल बाद हम और आप इस पर बात करेंगे कि इस बजट से किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला। 25 साल का विजन लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी चल रहे हैं। याद तो वही लाइनें आती है कि वादा लेकर आए थे अच्छे दिन का और उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अभी तो आरजू चल रही अच्छे दिनों की, अब अच्छे दिनों का इंतजार चलेगा 25 साल। किसानों के बिल जब वापस लिए तो इन्होंने 15 जनवरी तक की समय सीमा दी थी कि हम एमएसपी पे कोई बात करेंगे, उसके लिए कोई विचार लेके आएंगे। फरवरी में जो बजट आता है उस पे कोई बात नहीं होती है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, सारे मुद्दों पे तो बात नहीं कर सकता। मैं शिक्षा के इनके जो वादे हैं उनकी बात करता हूं कि पीएम ई विद्या में कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम। अरे साहब, आप ये बताइए कि भारत की आबादी जो है जिसके लिए आप ये बजट पेश कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है? उसको ये क्या समझ में आ रहा है कि एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा? अब पूरी पढ़ाई टीवी चैनल से मोदी जी साहब करा देंगे, इनकी सरकार करा देगी और 25 साल में उसके परिणाम आ जाएंगे। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनेंगी। सारी पढ़ाई लिखाई वर्चुअली हो जाएगी। भारत की स्थिति आप जानते हो, गांवों का हाल जानते हो, सड़क है नहीं, जाने के रास्ते हैं नहीं, बिजली है नहीं, इंटरनेट का हाल क्या है। और उसके बाद सारा काम डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। अभी कोविड काल में आयुष जी, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से जो आंकड़े आए उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कोविड की महामारी होते हुए भी ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत शिक्षा प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है। वो सहयोगी हो सकती है लेकिन वो उसका विकल्प नहीं हो सकती है। हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है? नई शिक्षा नीति 2020 अभी लेकर आए थे, उसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? माध्यमिक शिक्षा को लेकर वो क्या सोचते हैं? उच्च शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? इस पर कोई बात नहीं है। दरअसल इस देश में अब शिक्षा की कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। यहां तो अयोध्या चमका दी, काशी चमका दी, मथुरा चमका देंगे, यही इनके मुद्दे हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? एक पहली बार तो ऐसा बजट है जिसमें आम आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किसके लिए आया है, क्या आया है। बड़े सम्मान के साथ अजय सिंघल साहब से कहूंगा, क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, सीए हैं, वो इस हिसाब से देखेंगे कि सेंसेक्स ने उसको कैसे सराहा। मैं पूछता हूं कि पिछले 2 साल से भी सेंसेक्स तो बहुत सराह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। आम आदमी खाने को मजबूर है और ये सरकार नाम के लिए राशन बांट के सबको बरगलाए हुए। मार्च तक उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार राशन फ्री में दे रही है, लेकिन मार्च के बाद कमाने और खाने का क्या माध्यम होगा, क्या जरिया होगा? बजट में इस पे बात नहीं होगी। सेंसेक्स 30,000 से 60,000 पहुंच गया है इन्हीं पिछले 2 सालों में।
अगर जो 2 साल में सेंसेक्स का आप उभार देखेंगे, तो क्या सेंसेक्स इस देश का आम आदमी जुड़ा हुआ है? क्या उसके जीवन की जरूरतें सेंसेक्स तय करता है? दरअसल पूरी तरह से यह बजट मोदी जी के पूंजीपति मित्रों को ख्याल में रख के बनाया गया है। ये उन्हीं की समझ में आ रहा है और वही इस पर काम करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन पर फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन पर 1900 करोड़ रुपए दोबारा से दिए जाएंगे। मैं पूछता हूं कि भारत में कहां स्वच्छता दिखाई दे रही है? हर जगह गंदगी का बोलबाला है और गंदगी बढ़ गई है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की और जुमलों की बाजीगरी करते हुए यह बजट पेश किया जा रहा है। आज पूरे देश का आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है या जिन राज्यों में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी अपनी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां की ड्रेस भी इस हिसाब से तय करते हैं कि कहां कहां चुनाव है। उस तरह से इस बजट में भी यूपी को 1,46,498 करोड़ रुपए मिलेंगे इस बजट से, क्योंकि यूपी में चुनाव है। लेकिन 2022 तक जो भी वादे थे, अब उनको आगे 25 साल के लिए टाल दिया जाएगा। आयुष जी पूरी तरह से चलिए 25 साल वाली बात को थोड़ा अजय सिंघल जी से समझते हैं। अब अजय सिंघल जी इसको जरा समझाइए, चूंकि जब ये कहा गया बजट को पेश करते हुए कि ये विजन है 25 साल का, इसके क्या मायने, और इसके अलावा अभी इस चर्चा में जो सवाल उठे थोड़ा सा उसको और अगर आप समझा पाए अजय सिंघल जी। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, पॉलिटिकल कमेंट्स मैं नहीं करना चाहूंगा। पॉलिटिकल्स पार्टी के और पॉलिटिकल प्रवक्ताओं के अपने कंपल्सन्स होते हैं, वो किस दृष्टि से बजट को देखें। और अभी त्रिपाठी जी ने कहा है कि 30,000 से सेंसेक्स 60,000 पहुंच गया है। तो त्रिपाठी जी, मैं बताता हूँ, किसी भी इकोनॉमी को जब तक आपका बिजनेस, अगर मैं आपके घर की बात करूं तो जब तक आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा, आपका परिवार अच्छे से नहीं चलेगा। जब तक आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, आपका देश अच्छे से नहीं चलेगा। और ये एक इंडिकेटर्स हैं जो कि मार्केट इंडिकेटर्स हैं, जो आपको बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। सेंसेक्स बिना विदेशी इन्वेस्टमेंट के और बिना अपने इन्वेस्टमेंट के सेंसेक्स नहीं चलता है। जब आपके मार्केट में कॉन्फिडेंस होता है तब ये मार्केट इंडिकेशंस आते हैं, बेटर होते हैं, उसी से मार्केट चलता है। और जहां तक रही सेंसेक्स 30,000 से नहीं, 41,000 से 60,000 पहुंचा है। वो इसलिए पहुंचा है कहीं ना कहीं मार्केट में ये कॉन्फिडेंस है, न कि केवल भारतीयों का कॉन्फिडेंस है, बल्कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का भी इन्वेस्टमेंट है जो इसको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जहां तक बात ये रही है कि इस बजट में क्या है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मैं आपको बताऊं, जैसे 25,000 किलोमीटर की बात कही है कि एक साल के अंदर हाईवे करने की। ये हाईवे किस लिए है? आप जब बात कर रहे हैं, मैं पार्टी के विदाउट गोइंग टू पॉलिटिकल पार्टी, आज की देश में हम इस बात से जूझ रहे हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा कैसे मिले। आज हमारे पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी गई है, जिससे क्या हो रहा है कि हम सारे के सारे इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हर चीज को, अगर एप्पल का फोन लेना है तो हम इंपोर्टेड ले लेंगे, किसी को हमने लेना तो वो हम डायरेक्ट इंपोर्टेड। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ बना सकते हैं? जब हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे तो यहाँ का देश का अपना कच्चा माल होगा, वो उसको यूज करेंगे। यहाँ की हमारी लेबर और मजदूर होंगे, वो यूज होंगे। अगर हम उस प्रोडक्ट को बनाकर सीधा इंपोर्ट कर देंगे तो कहां से होगा? इसलिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी लेकर आई है, और पीएलआई स्कीम से मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में एज ए अर्थशास्त्री मैं कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सवित मलिक जी, क्योंकि अभी यहां पर बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ और खासतौर से प्रशांत जी तो बता रहे थे कि आप लोगों के लिए भी है। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सुबह जवाब दे। आयुष जी, प्रशांत जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। गन्ना मंत्री जी यहीं शामली से हैं, मैं भी शामली से हूं। अब इनकी सरकार के गन्ना मंत्री अपना भुगतान नहीं करवा पाए पिछले वर्ष का, तो आम पब्लिक का क्या करवा पाएंगे? ये इनकी नीतियां हैं। और इन लोगों के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तमाम दावे पहली बार करते थे और आज भी कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने पिछले वर्ष का पूरा भुगतान कर दिया, इतना भुगतान कर दिया। आंकड़े बताते हैं 155 लाख का। हम कह रहे हैं गन्ना मंत्री अपना भुगतान खुद करा ले और अपने मिल का करा दे। उत्तर प्रदेश का किसान इस सरकार में इतना पीड़ित है, इतना दुखी है, इतना परेशान है। आवारा पशु पूरी फसल नष्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसान घाटे में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली किसान को 175 रुपए यूनिट मिलती है, हरियाणा में 15 रुपए यूनिट मिलती है। हरियाणा में गन्ने का भाव, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, इन बीजेपी की दोनों सरकारें हैं,
62 रुपए गन्ने का रेट मिलता है, उत्तर प्रदेश में 350 रुपए का रेट मिलता है। तो वहां पर बिजली 15 रुपए यूनिट किसान को मिलती है, या 175 रुपए यूनिट मिलती है। लेकिन ये लोग जो है आंकड़ेबाजी का खेल करते हैं, किसान की हालत पे इनको तरस नहीं आता। आंदोलन करते हैं तो ये आंदोलन में आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताते हैं, झूठ बोलकर आंदोलन खत्म करा देते हैं। एमएसपी की कमेटी बनाएंगे, मुआवजा देंगे, शहीदों की बात करेंगे, बिजली अधिनियम पे बात करेंगे, लेकिन करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। अभी कल हमने धिक्कार दिवस मनाया है पूरे भारत में, हर डीसी के यहाँ, हर डीएम के यहाँ पर। इस सरकार के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। इस पार्टी के जितने लोग हैं सबके डीएनए में झूठ बसा हुआ है। सच बोलने की हिम्मत नहीं है कि हमारा किसान कितना दुखी है। और जो अभी ये सिंघल जी बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, अरे हमारे देश में तो हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन ये तो सबको बेच रहे हैं धीरे धीरे, बोली लगा लगा कर बेच रहे हैं। कहां से देश में बनेगा, कहां रोजगार मिलेगा, कहां कुछ बचेगा? बाद में कह देंगे कि सरकार के हाथ में है ही नहीं, तो क्या करें हम जब सारी चीज प्राइवेट कर देंगे। अभी पेट्रोल डीजल ये क्या कहते थे, सरकार के हाथ में है नहीं, वो प्राइवेट में चला गया, रोज रेट बढ़ते। अरे अब चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, अब क्यों नहीं रेट बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के? अब सरकार के हाथ में हो गए ये लोग उद्योगपति के कब्जे में है, पूरा देश इन्होंने बेच दिया है। ये उनके जो कहते थे ना चौकीदार हैं, ये उन्हीं के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार नहीं है। ये देश ये गुलामी की तरफ दोबारा ले जा रहे हैं। सब कुछ ये उद्योगपतियों को दे देंगे और यहां पर फिर कुछ नहीं बचेगा। ये अपना झोला लेंगे और निकल लेंगे। जो इन्होंने बताया था कि हमारे पास तो झोला है, हम लेकर निकल लेंगे। प्रशांत जी जवाब दीजिए। साबिर जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझे तो लगता है सपा प्रवक्ता से भी अच्छा बोलते हैं। और नहीं, हम किसान हैं, अपना दर्द देखिए आप क्या बोलते हैं, लफाजी के अलावा आपकी पार्टी और आपके वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? आप भी लफाजी करेंगे। अरे आपके बारे में नहीं बोल रहा, नहीं, हमारे बारे में नहीं, आप तो देश के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा, आप चुप रहिए। नहीं, आप किसी को चुप नहीं कराएंगे। आप तय करिए कि आप जवाब दीजिए। ठीक है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। हमें जो जवाब देना होगा देंगे, आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, समझ गए? नहीं, आप डिक्टेट तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन बजट पे जो हाल है आपका बोलने के लिए कुछ। चलिए बजट पर रहते हैं, बजट की बात करते हैं। चलिए ठीक है, गायब हो गए। प्रशांत एक सीट वाली पार्टी हो, शांत रहिए, आपको सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। प्रशांत उमराव जी, सवित मलिक जी ने जो बात कही या फिर जो बात यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही, आम आदमी के लिए क्या है बजट के अंदर, और जो तमाम बातें कही उसका जवाब दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस बार जो बजट 1 लाख करोड़ किया गया उसको बढ़ा करके और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। क्योंकि कोरोना के काल में पढ़ाई छात्रों की काफी प्रभावित हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम के तहत जो फ्री चैनल्स हैं, चैनल्स के माध्यम से पहले 12 चैनल थे, उनको बढ़ा करके 200 चैनल किया जा रहा है और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई जो प्रशांत उमराव जी, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, वो सस्ता कैसे होगा, क्या समझा पाएंगे? पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े, डीजल स्पेसिफिकली जो कि किसान कह रहा है कि उसको बहुत परेशानी हो रही, उसके लिए आपने क्या किया इस बजट के अंदर, क्या आप ये समझा पाएंगे? रोजगार के वादे आप लोग बहुत बार करते हैं, इस बार भी कह रहे हैं 60 लाख दे देंगे, वो कैसे होगा, इसको आप समझा पाएंगे? जी, एमएसएमई सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत के तहत 76 लाख रोजगार दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर भी 92 रुपए सस्ता किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार जो बजट है, अच्छा उमराव जी ये बता दो कौन सा सिलेंडर सस्ता किया गया है? कमर्शियल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, इनको नहीं पता है, खाली जो यही तो गड़बड़ है। बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, आप बुरा मत मानना प्रशांत जी, जितना आपको तोते की तरह रटाया जाता है उतना बोलते हो, आगे कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अगर एक क्वेश्चन आदमी अलग कर ले तो आप जवाब नहीं दे पाते। महंगाई कैसे कम होगी? चलिए ये बता दीजिए, बजट से आम आदमी, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा? टैक्स में छूट आपने दी नहीं, महंगाई से आदमी परेशान है, कोरोना काल में आदमी परेशान हुआ। प्रशांत उमराव जी, उसको राहत के तौर पर क्या मिल रहा है? ये तो आप स्कीम्स और योजनाएं कितना करोड़ हम यहां लगाएंगे, उसको राहत के तौर पर क्या मिल रहा है? क्योंकि वो तो देख रहा था ना बजट आएगा हमको थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा कि उसको कोई राहत मिली। जो 92 रुपए कम हुआ, क्या उसको कम नहीं माना जाए? क्या कमर्शियल सिलेंडर का अगर रेट कम होगा तो उससे महंगाई कम नहीं होगी? उसको कैसे मान सकते हैं? मैंने तो सिलेंडर की बात की है, मैंने तो नहीं कहा कि घरेलू सिलेंडर कम हुआ किया। जी कुछ मदद करो,
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया, 86,000 करोड़ का बजट किया गया। पिछले साल 73,000 करोड़ का बजट था, 16% का उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में वृद्धि की गई है। प्रधान जी, खेती किसानी वाला बजट 40,000 करोड़ कम किया गया, मनरेगा से जुड़ा बजट 40,000 करोड़ कम किया गया, 80,000 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। खेती किसानी और ग्राम संबंधित वो कहाँ ले जाएंगे, वो कहाँ अपने प्रचार और प्रसार में लगाएंगे? वो क्यों नहीं बताते कि हमको प्रचार प्रसार, वो बजट का हिस्सा क्यों नहीं है? कहीं कोई बजट महंगाई घटेगी, कहीं कोई बजट नहीं कम किया गया। छोटी इंडस्ट्रीज को लाभ दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर को लाभ दिया गया है, ताकि जो छोटी कंपनियां, छोटे जो रोजगार मिलता है वो बंद हो रही थी, उनको मजबूत किया जा सके, ताकि लोगों का रोजगार न छिने। हर चीज को हल्के में नहीं लिया जाता कि अंबानी अडानी को लेकर के आप इंडस्ट्रीज की बात करें। क्या देश में इंडस्ट्री बिना चले काम हो जाएगा? बिना इंडस्ट्री चले लोगों को रोजगार मिल जाएगा? बिना इंडस्ट्री चले क्या मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया जाए तो समस्या क्यों हो रही है? यहाँ तो आदमी की जान की बात है। जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको कैसे बचाओगे, ये बताइए देश को। आत्महत्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। पिछले 14 महीने में हम कह रहे पूरे देश में होती है, उसका बताइए आपने बजट में क्या किया? महाराष्ट्र आपकी केंद्र सरकार के एरिया से बाहर आता होगा ना? नहीं, मैं तथ्य की बात बता रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को अगर मजबूत किया जा रहा है, छोटे उद्योगों को मजबूत किया जाए तो उसमें क्या समस्या है? क्या बिना छोटे उद्योगों को मजबूत किया रोजगार मिल जाएगा? अगर छोटे उद्योग बंद हो गए तो क्या लोग बेरोजगार नहीं होंगे? अरे उद्योग तो कैसे देंगे? दूसरे कंधे बंदूक रख के मत चलाओ। ये तो आप कहिए कि इंडस्ट्री मदद मत करिए। अगर मदद की जा रही है तो मजबूत किया जा रहा है, तभी आपको समस्या है। फिर आप कहते हैं सब आप बेच दे रहे हो, लगा कहाँ रहे हो उद्योग? आप तो सब बेच दे रहे हो। ये बताइए, आपने पूरा जहाज बेच दिया तो उड्डयन मंत्री किस बात का रखे हो? उसके खर्चे कम करिए, हटाइए उसको, निलंबित करिए। लगातार उद्योग लग रहे हैं, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जब एयर इंडिया नहीं है तो उड्डयन मंत्री किस चीज का है? उसको हटाइए, खर्चे बचेंगे रोज के। अब बेतुकी बात करते हैं। अच्छा, बेतुकी बात है? ठीक है समित मलिक जी, उड्डयन मंत्री का काम सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो एयर इंडिया को चलाए। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जी, ये हल्की बात कर देते हैं। आयुष भाई, मैं कुछ चीजें कहते हैं ना, सबसे पहले अजय जी से पूछना चाहता हूं। अभी ये कह रहे थे, सेंसेक्स की बातें कह रहे थे और सारी चीजें कह रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, देश के कितने % लोग शेयर मार्केट या सेंसेक्स में या जो भी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं? पहली बात जो मैं इनसे जरूर ये आंकड़ा लेना चाहूंगा, क्योंकि देश की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि वो 80 करोड़ को राशन बांट रही, यानी 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन 80 करोड़ लोग हैं तो ये देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। हम पॉवर्टी इंडेक्स में 110 देशों में 101वें स्थान पे है। ये शर्मनाक स्थिति है, जबकि हमें डेवलपिंग और इमर्जिंग नेशन कहा जाता है। दुनिया में हमारी एक पहचान है, एक साख है। हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर जो निकलते हैं वो दुनिया में, साइंटिस्ट जो निकलते हैं वो दुनिया में रूल करते हैं। ये हमारे यहाँ की, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। और हम अगर 80 करोड़ को वो बांटते हैं तो ये हमारे शर्म की बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी सेंसेक्स की बात आप कर रहे थे, ये आपसे सवाल था। अभी हमारे मित्र जैसे हमारे संबित जी ने कहा कि साहब, एयर इंडिया को भारत सरकार ने टाटा से खरीदा था। आज क्या स्थिति हो गई? क्या स्थिति हो गई कि आपको दोबारा एयर इंडिया को टाटा को ही बेचना पड़ गया? क्या हो गया? आजाद भारत ने टाटा से एयर इंडिया खरीदी थी, सबको यह बात पता है। 28 PSU क्यों बेचने पड़े? क्यों युवाओं को प्रयागराज से हॉस्टल से निकाल के लाठी मारनी पड़ी? क्यों बेरोजगारों को लखनऊ में लाठी चार्ज होना पड़ा? ये क्यों हो रहा? देश की जनता सवाल पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता सवाल पूछना चाहती है। किसानों की बात कर लेते हैं। 378 दिन वो किसान बैठे रहे, वहीं दिल्ली बगल में था, वहीं दिल्ली बगल में, और ना माननीय प्रधानमंत्री जी आए, ना गृह मंत्री जी आए। चुनाव आ गया साहब, इनकी रिपोर्ट आई, पश्चिम यूपी से सुपड़ा साफ हो रहा है और पंजाब से हार रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, बिना बहस के वो कानून पास कराया था संसद में, अब बिना बहस को कानून वापस ले लिया। इन 378 दिन भाजपा के प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब उस बात को डिफेंड करते रहे, क्या का नहीं कहा किसानों को।
मैं अजय मिश्रा टेनी जी की बात कर लेता हूं, गृह मंत्री हैं हमारे देश के। उन्होंने 26 सितंबर को भड़काऊ बयान दिया कि नहीं दिया, सबने देखा। उन्होंने पत्रकार को धमकाया कि नहीं धमकाया, सबने देखा। इसी वजह से उनके बेटे की हिम्मत हो गई कि उन किसानों के ऊपर और पत्रकार के ऊपर गाड़ी से चढ़ा के निकल गया। एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया, बैलिस्टिक रिपोर्ट में आ गया। अभी तक क्यों ने सत्ता में बिठा रखा है? अगर आप देश हित की बात करते हो, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ढूंढते हैं अपराधी कहां है। अरे साहब, बगल में बिठा रखा है, 1996 के हिस्ट्री शीटर है वो, सबको पता है। एक डॉन जो है उसके लिए एसपी और डीएम पिच पे आपकी सरकारें नहीं, क्यों नहीं जेल भेजा? आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई? 14 साल मैं आपके बीच में नहीं बोला तो उमरा भाई मैं बीच में अब मैं बोलूंगा तो आप भाग जाओगे छोड़ के डिबेट। सुन लीजिए पहले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हम भगाने वाले हैं, भागते नहीं, हम भगाएंगे। अरे सुन लीजिए साहब, आप फिर छोड़ के भाग जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, हम भगाएंगे, भागेंगे नहीं। आप जवाब दीजिएगा। हिस्ट्री सीटर तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं सर। सुन लीजिए, अगर हिस्ट्री सीटर है आप सजा दिलाते हैं। नहीं कर रहा था। चलिए ठीक है, आज बजट पर चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है? बजट पर रहते हैं, अभिषेक जी बजट पर रहते हैं, थोड़ा बजट पर रहते हैं। आज के दिन कम से कम बजट पे चर्चा करते हैं, फिर आगे। मैं बजट पे ही आता हूँ आयुष भाई, मैं बजट पे ही आता हूँ आयुष भाई, मैं बजट पे ही आता हूँ, मैं बजट पे ही आता हूँ। उन गरीबों का क्या होगा जो 250 रुपए सरसों का तेल खरीद रहे हैं, जो 15 रुपए का नमक खरीद रहे हैं। इस देश में नमक खाने के लिए भी महंगा हो गया साहब। और चुनी हुई सरकार है कि ये जनता की ने कहा ना, इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी, इसीलिए सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। अभी संबित भाई ने बताया कि क्या रेट उत्तर प्रदेश में है और क्या रेट हरियाणा में है, ये सबको पता होना चाहिए। इनकी सरकार जो बनी है वो उत्तर प्रदेश के दम पे बनी है। सबसे ज्यादा सांसद यहां से चुन के गए। ये देश का बजट है और उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिए हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आके चुनाव लड़े। उनकी उत्तर प्रदेश के लिए जिम्मेदारी ज्यादा है। 2017 से बता दे मुझे, मैं एक सीधा सवाल, और उसके आंकड़े सबके पास है। इन्होंने क्या बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा दिया? बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने हमसे क्या सारी बिजली वसूल करी। अभी हमने काम सिंचाई का बिल माफ कर देंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम 50% साफ कर रहे हैं, हम 50% माफ कर रहे हैं। 4.5 साल का पैसा लौटाओगे क्या? 4.5 साल का पैसा लौटाओगे आप? किसानों को वापस करोगे? जबकि कोरोना काल था और एक आदमी परेशान था, हर एक आदमी, कितने लोगों की मौतें हुई सबने देखा, गंगा में लाशें बही। ये लोग प्रचार जीवी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी खेल रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी फोटो खींचने गए थे। ये लोग वो काल भूल गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है और ना भूलने की। और इनको जैसे कहते हैं ना, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है साहब, इसीलिए नहीं। अब बजट में आम आदमी के लिए क्या है, मध्यम वर्ग के लिए क्या है? इनकम टैक्स स्लैब में क्या कोई रिबेट मिली? वो जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, नौकर पेशा आदमी, 2 रोटी इकट्ठा करने को साहब परेशान है, अपना परिवार चलाने को परेशान है। उस परिवार उसको क्या मिला? यही तो सवाल है ना, ये बहुत बड़ा सवाल। कुलभूषण जी मैं पहले तो जहां पे हमारा वक्तव्य था और जय सिंघल साहब ने जो जवाब दिए थे उसमें फिर वहीं पे कह रहा हूं कि भाजपा प्रवक्ता तो वैसे भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शायद सिंघल साहब उस पर बता पाए कि 25 वर्ष जो पूछा था उस पर कोई जवाब नहीं आया कि ये 25 वर्ष सिर्फ जुमला है और सिर्फ बरगलाने के लिए है। दूसरा, एक तथ्य सही करने के लिए मैं कह रहा हूं, सिंघल साहब याद रखें कि मार्च 2020 में सेंसेक्स 28,000 आया था जब कोरोना महामारी आई थी, लॉकडाउन हुआ था, और आप आंकड़े देख ले 28,000 से 60,000 गया है, 42,000 से नहीं। अगर जो कोरोना महामारी में सेंसेक्स ऊपर बढ़ रहा था और ये आपने कहा कि ये इंडेक्स होता है कि हमारा व्यापार और हमारा बिजनेस और हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, तो क्या आप मानते हैं जो सरकार एक तरफ रोना रोती है कि कोविड की महामारी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए, तो सेंसेक्स के आधार पे तो आपके इंडेक्स ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पे कोरोना महामारी का कोई असर नहीं पड़ा है। दरअसल आप सिर्फ आंकड़ों में उलझा रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं। निर्माण के लिए, रोजगार के लिए भी जो आप आंकड़े दे रहे हैं, क्या इस देश में अभी तक निर्माण की इकाइयां नहीं थी? देश की आजादी के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो उद्योग है वो आधुनिक मंदिर है। उन आधुनिक मंदिरों को बढ़ावा दिया गया और उनमें काम हुआ। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि इतने आंकड़ों की बात कर रही, किसान कौन से आंकड़े? आप ठीक है पूंजीपतियों को संभालिए। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर जो हम इंडस्ट्री नहीं संभालेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रगति करेगी, तो आप किसान को मार डालेंगे, आप शिक्षा व्यवस्था खत्म कर देंगे।
आप स्वास्थ्य के लिए कोई आधारभूत ढांचा तैयार नहीं करेंगे और सिर्फ उसको करोड़ों में, लाखों में, हजारों में आंकड़े को ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे लगेगा पता नहीं क्या कर दिया गया है। हकीकत में कहीं कोई एक चीज नहीं मिलेगी। अभी कहा कि 92 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया, इससे महंगाई घट जाएगी। महंगाई 92 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट घटने से घटती है भाजपा सरकार के हिसाब से। खाद्यान्न की कीमतों में आप देखेंगे, दरअसल अब आपके पास 7 साल का कोई मामला नहीं है। इसी बजट के समय एक वो भी आंकड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस पार्टी पर 70 साल का आरोप लगाते थे उसकी आमदनी या उसका फंड आता है 500 करोड़ के आसपास, और इनका 7 साल की ईमानदार सरकार में 5,000 करोड़ के पास फंड पहुंच जाता है। तो ऐसे बजट, ऐसे आंकड़ों से आम जनता को कोई राहत नहीं है, मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं है, निम्न वर्ग को कोई राहत नहीं है। आप पूरा डिजिटल एक ऐसा शब्द ले आए हैं कि जहां आपका रुपया भी डिजिटल होगा, विश्वविद्यालय भी डिजिटल होगा, शिक्षा भी डिजिटल होगी, कुछ दिनों बाद आप स्वास्थ्य भी डिजिटल कर देंगे और खाना भी डिजिटल दे देंगे। किसान को आज आपने डिजिटली सारी सहूलियतें दे दी हैं, बस जमीन पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है। एमएसपी को लेकर, उसकी कीमतों को लेकर, फसलों को लेकर, आप कृषि के डेवलपमेंट के लिए क्या सोच रहे हैं उसका कोई विजन नहीं है। उसके लिए अब हम 25 साल इंतजार करेंगे। ये आज जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, इसके परिणाम हमें 25 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि 25 साल का विजन है। तो पूरी तरह से ये सिर्फ भटकाने, बरगलाने और आंकड़ों की हेराफेरी का है। वो चाहे सिंघल साहब कहें तो उनको ये समझ में आएगा, लेकिन किसी भी कॉमन मैन को नहीं समझ में आ रहा है कि इस बजट का कौन सा आंकड़ा किसान के पक्ष में है, गरीब के पक्ष में है, मध्यम वर्ग के पक्ष में है। चलिए मैं एक बार सिंघल जी से फिर से समझता हूं। सिंघल जी, एक तो 25 साल का जो विजन 8 लाख तक आप आर्थिक कमजोर मानते हैं और टैक्स के जो स्लैब है वो आपके नहीं बढ़ रहे हैं। 8 लाख जिसकी आमदनी है उसको आर्थिक रूप से कमजोर आप मानते हैं अपनी ही योजनाओं में, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं और दूसरी तरफ टैक्स स्लैब आप देखिए। सिंघल साहब, ये 25 साल का विजन कैसे है इस बजट को हम देखें तो? देखिए, ऐसा है कि जो 25 साल की जो बात कही है कि हम 25 साल को देखते हुए हम स्कीमें बना रहे हैं जहां तक है, और हमारे जो पॉलिटिकल जो ब्रदर्स है वो अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ को जरूर पेश करेंगे कि हर एक को अपना अपना बेनिफिट देखना है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और मैं भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, और पॉलिटिकल इशूज में बिल्कुल मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि जब हमारा पेंडेमिक आया, एक बात हमने सेंसेक्स की बात कही है और एक बात हम कह रहे हैं कि वाइब 25 ईयर्स। आज की डेट में हमारे जो खेती हो रही है बहुत ही अलग ट्रेडिशनल वे में खेती हो रही है। अगर हम बात करते हैं कि हम ड्रोन से खेती करें, ड्रोन के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, बहुत सारी चीजें होती है। बिकॉज मैं टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ उस चीज में, तो एक विजन है 25 ईयर्स का। सिंस इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स हो रहे हैं इस साल, तो अगले 25 साल को हम विजन में रखते हुए 100 ईयर्स के लिए। ऐसे पेंडिंग में क्या हुआ, किसी ने नहीं सोचा था, हम में से आई थिंक त्रिपाठी जी हो, मलिक जी हो, या अभिषेक जी हो, या प्रशांत जी हो, किसी और आपने भी नहीं सोचा था कि इस पेंडेमिक में क्या हम घर बैठ के ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था एंड वी वर द मोस्ट लैग पीपल इन इंडिया एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारा जो खासतौर से एशियन कंट्रीज है, दे आर नॉट so equipped technically as the European countries or the Americans. So यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कहीं ना कहीं उसको 15 दिन या 20 दिन में जाकर के, मैं अपने नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल बिल्कुल सिंघल साहब, बहुत माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।